हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। ज़्यादा कुछ भूमिका में बनाऊंगा नहीं आप लोगों को। पिछला बंगाल विभाजन, सूरत की फूट आप लोग समझ चुके हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब हिंदुस्तान में बंगाल विभाजन के दौर में राष्ट्रीय आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, वहाँ दक्षिण अफ्रीका में राजकोट रियासत के दीवान का लड़का मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेज़ों से नस्लीय भेदभाव, रंग भेद की नीति का शिकार होकर उनके खिलाफ वहाँ संघर्ष कर रहा था। गांधी मोहनदास ने हिंदुस्तान लौटने का फैसला किया और अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को सलाह दी कि आप भारत के जनमानस को टटोलने के लिए पहले सारे भारत की यात्रा कीजिए। गांधी निकल पड़े और सारे हिंदुस्तान की यात्रा की, हिंदुस्तानियों को पहचाना, हिंदुस्तानियों की इच्छा को समझा और इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। आज हम उन्हीं मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन की न सिर्फ बागडोर संभाली बल्कि आज़ादी तक उस संघर्ष को लेकर गए। आज़ादी के बाद महात्मा गांधी को हमने राष्ट्रपिता की संज्ञा प्रदान की और आज हम 1915 से भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के इतिहास में एक नया अध्याय जो जुड़ता है, उस अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं गांधी युग। चलिए हम आरंभ करते हैं। गांधी युग के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन और साइमन कमीशन के बारे में। राष्ट्रीय आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक व्यापक साम्राज्य विरोधी जन आंदोलन में तब्दील हो गया। इस परिवर्तन के अनेक कारण थे और ठीक यही समय था जब मोहनदास करमचंद गांधी सामने आए और राष्ट्रीय आंदोलन के निर्विवाद नेता भी बने। इंग्लैंड में कानून की शिक्षा पाने के बाद वे वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। अफ्रीकी सरकार की भेदभावपूर्ण नीति और रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष में उन्होंने अपने कर्म दर्शन का विकास किया। यह कर्म दर्शन अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित था और इसे जब भारतीय परिस्थितियों में लागू किया गया तो यह सत्याग्रह बना और इसके माध्यम से लाखों लोग स्वराज के आंदोलन में शामिल हुए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पिस्तौल के मुहाने पर पिस्तौल की नली में गांठ बांध दी गई है। ये प्रतीक है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन का। उन्होंने पिस्तौल से नहीं, अहिंसा के माध्यम से अपने संघर्ष को आगे बढ़ाया। दूसरा शब्द आया है सत्याग्रह। सत्याग्रह एक अत्यंत मजबूत मानसिकता वाले व्यक्ति के लिए ही संभव था और जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सुदृढ़ विचारधारा के धनी थे और जो ठान लेते थे वो करके ही रहते थे। सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह के क्या अर्थ और भावार्थ हैं, फिर कभी आगे वीडियोज़ में हम चर्चा करेंगे। चलिए हम राष्ट्रीय आंदोलन में आगे क्या हुआ इसे समझने की कोशिश करते हैं। उनके मतलब महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनेक शक्तिशाली जन आंदोलन चले। कानूनों का उल्लंघन करना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना, अदालतों का बहिष्कार करना, काम रोक देना, शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार, शराब और विदेशी माल बेचने वाली दुकानों पर धरना प्रदर्शन करना, कर ना चुकाना और प्रमुख उद्योग धंधों व्यापारों को बंद करना, यही गांधी के आंदोलनों के मूल तत्व थे। यह विधियां अहिंसक तो थीं पर कुछ कम क्रांतिकारी न थीं। इसके कारण समाज के सभी वर्गों के लाखों लोग प्रभावित हुए। उनके अंदर वीरता और आत्मविश्वास की भावना जागी और लाखों लोग निर्भय होकर सरकार का दमन झेलने लगे, जेल जाने लगे और लाठी गोली का सामना करने लगे। ये सुनकर आप लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा होगा कि एक अहिंसक आंदोलन में किस तरह से भारतीय जनता वीरतापूर्वक लाठी झेलने के लिए तैयार हो गई। तो आपको मैं ये बता दूं कि अहिंसा अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली अस्त्र है और गांधी ने जब भारतीय जनमानस को टटोलने के बाद उनकी इच्छा को समझा तो ये जाना कि उदारवादी विचारधारा से भारतीय जनमानस प्रेरित नहीं है और उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा जिसमें बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा की बात कही गई थी, उसको भारतीय जनता ने आत्मसात कर लिया था। गांधी जी ने
इसको बड़ी मुखरता के साथ, बड़ी तीव्रता के साथ सामने लेके आए। वो अंग्रेज सरकार जिसके सामने बड़े बड़े रियासतों के राजा बोलने में कांपते थे, वहाँ पर एक साधारण सा व्यक्तित्व वाला गांधी खड़े होकर जब ये बोलता कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, तब ये बात उसके पीछे खड़ी हुई लाखों जनता तक जाती और उस जनता के शरीर में अपने आप रोमांच पैदा होता और वो तैयार हो उठते अंग्रेज़ों के खिलाफ नाफरमानी करने के लिए। चलिए हम आगे देखते हैं गांधी के नेतृत्व में और राष्ट्रीय आंदोलन कैसे आगे बढ़ा। गांधी जी सादा जीवन बिताते थे तथा जनता से उसी भाषा में बात करते थे जिसे जनता समझती थी, इसलिए गांधी जी को महात्मा भी कहा जाने लगा। गांधी जी ने स्वाधीनता आंदोलन में उच्च नैतिक आदर्शों का समावेश किया और उसे जन आंदोलन बनाने में सफलता अर्जित की। गांधी जी का जीवन और विचार सत्य और अहिंसा के महान आदर्श पर आधारित था। वे राजनीतिक प्रश्नों के हल के लिए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए साधनों की शुद्धता पर जोर देते थे। विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिए उन्होंने जिस प्रविधि का आश्रय लिया उसे सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ये उनके प्रमुख अस्त्र थे, सत्य और अहिंसा, जिसमें ये जो आपको चित्र दिख रहा है यह है, इसमें हमारे द्वारा यह सत्याग्रह को दर्शाने का प्रयास किया गया है और यह है अहिंसा को दिखाने का प्रयास किया गया है। सत्याग्रह में आप लोग देख रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने मस्तिष्क से इतना सुदृढ़ है, इतना स्वस्थ है कि वह हर मुकाबले के लिए न केवल तैयार है बल्कि उस मुकाबले के लिए नई नई युक्तियां भी खोजने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। सामाजिक सुधार को गांधी जी ने राष्ट्रवादी आंदोलन का एक अभिन्न अंग बना दिया। समाज सुधार के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान था। छुआछूत की एक अमानवीय प्रथा के विरोध में उन्होंने अभियान चलाया जिसने लाखों भारतीयों को जानवरों की दिशा में पहुंचा दिया था। ऐसे छुआछूत के खिलाफ गांधी जी ने कमर कस ली थी। उनका दूसरा योगदान भारतीय कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में था। इसके लिए उन्होंने क्या किया, चलिए हम आगे देखते हैं। चरखे को उन्होंने ग्रामीण जनता की मुक्ति का साधन बताया। ये आपको दिख रहा है चरखा। बाद में चरखा जो है कांग्रेस का एक अभिन्न अंग बन गया। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भरने के अलावा चरखे ने लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया और भारी संख्या में ऐसे लोग पैदा किए जो संघर्ष में कूदने और जेल जाने के लिए तैयार थे। बाद में चरखे का महत्व इतना बढ़ गया कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे में भी आ गया। महात्मा गांधी बहुत अच्छे से इस बात को जानते थे कि 1857 की क्रांति में अस्त्र शस्त्रों से जो भारतीयों ने लड़ाई लड़ी थी उसमें कुछ सिपाहियों ने और रियासतों के लोगों ने हिस्सा लिया था। मध्यम वर्ग, आम जनता, किसान इस आंदोलनों से थोड़ा दूर रहते थे क्योंकि हिंदुस्तान की सामान्य जनता अस्त्र शस्त्र के माध्यम से संघर्ष करने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि वह मानसिक रूप से इतनी ना तो सुदृढ़ थी और ना ही आर्थिक रूप से इतनी सक्षम थी। जब गांधी जी को ये बात समझ में आई तो उन्होंने एक नए अस्त्र का प्रयोग किया, वह था सत्याग्रह। अहिंसा, सत्याग्रह, इनके माध्यम से गांधी ने अपने आंदोलन को बढ़ाया जिससे सारी जनता ने सर माथे लिया और जनता ने अपने आप को गांधी के हवाले करते हुए राष्ट्रवाद के आंदोलन में अपने आप को झोंक दिया। चलिए हम आगे देखते हैं। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे सांप्रदायिकता को राष्ट्र विरोधी और अमानवीय मानते थे। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की एकता मजबूत बनी और स्वतंत्रता के लिए भारत की जनता उठ खड़ी हुई। प्रथम विश्व युद्ध जब 1918 में समाप्त हुआ जिसमें टर्की की हार हुई। टर्की आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर स्थित है, आपको दिखाया गया जो भारत यहाँ है और यहाँ पर टर्की स्थित है। विजयी देशों ने तुर्की साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर डाला और इससे मुस्लिम जनता भड़क उठी। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष फैल गया। इस असंतोष के खिलाफ ब्रिटिश सरकार ने दमन चक्र का सहारा लिया। 1919 में रॉलेट एक्ट तैयार कर दिया गया। इससे सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डाल सकती थी। 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और तुर्की की पराजय हो गई, तुर्की साम्राज्य का जो प्रमुख था वह खलीफा होता था
और खलीफा विश्व के इस्लामिक जो मानने वाले थे उनका प्रमुख माना जाता था। जब उस खलीफा को तुर्की साम्राज्य की गद्दी से उतार कर उसका अपमान किया गया तो इसे सारे विश्व के इस्लामिक संप्रदाय लोगों ने अपना अपमान समझा और इसके खिलाफ अंग्रेजों के विरुद्ध वो सारे उठ खड़े हुए। भारत में भी इस खलीफा के समर्थन में, जिसको हम भारत में खिलाफत आंदोलन का नाम दिया गया, उसके लिए लोग सहयोग में उठ खड़े हुए, जिसको गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया। हम खिलाफत आंदोलन को समझें उसके पहले एक नज़र जलियांवाला बाग हत्याकांड पर डाल लें, फिर हम समझेंगे खिलाफत आंदोलन को। चलिए, रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया। विरोध में पूरे देश में आवाज़ उठी। 6 अप्रैल को अनेक जगहों पर हड़ताल और कामबंद तथा प्रदर्शनों के आयोजन किए गए। पंजाब में भी रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ। पंजाब में सरकार ने अनेक जगहों पर लाठी गोली चलवाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाकिस्तानी पंजाब है और ये हिंदुस्तानी पंजाब है। इस तरह से ये वाला पूरा हिस्सा जितना आपको ये दिख रहा है, ये और ये पंजाब दोनों मिला करके ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये पूरा हिस्सा पश्चिमी पंजाब ये और पूर्वी पंजाब ये पहले भारत और पाकिस्तान का मिलाकर एक हुआ करता था। इस तरह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा विरोध रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ। जब 10 अप्रैल को कांग्रेस के 2 प्रभावशाली नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल, उस दिन बैसाखी भी थी, एक सभा का आयोजन किया गया। यह एक छोटा सा बाग था जिसके चारों तरफ मकान थे, निकलने का रास्ता बहुत सकरा था। जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ बाग में दाखिल हुआ। उसने बाग का जो एकमात्र निकास द्वार था उसको घेर लिया और बिना चेतावनी दिए जब तक सैनिकों की बंदूकों में गोला बारूद खत्म नहीं हो गया तब तक गोली चलाते रहने का आदेश उसने दे दिया। सभा में स्त्री, बच्चे और बूढ़े सभी थे। लगभग 10 मिनट तक गोलीबारी चलती रही। कोई भी बाहर नहीं भाग सका। जनता के ऊपर जब गोलीबारी हुई तो कुछ समय बाद डायर अपने सैनिकों को लेकर चला गया। बाग के सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 400 लोग मृत और 1200 लोग घायल हुए। कुछ लोग बाग में स्थित कुएं में गिर गए। पूरे देश में गुस्से की लहर उत्पन्न हो गई। जानबूझकर किए गए इस नरसंहार से अनेक अंग्रेजों तक की आत्मा कांप उठी। उन्होंने भी इसकी निंदा की। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। 1919 की यह बात है। अमृतसर के जलियांवाला बाग, जहां पर एंट्रेंस और एग्जिट के लिए एक ही द्वार था और वह भी बहुत सकरा था। जनरल डायर के सैनिकों ने उस द्वार पर अपने सैनिकों को खड़ा कर दिया और एक घेरा बनाकर द्वार के आसपास खड़े हो गए और तब तक गोलीबारी करते रहे जब तक उनके बंदूकों से गोलियां ख़त्म नहीं हो गईं। जब गोलीबारी ख़त्म हो गई, बंदूकों से गोलियां ख़त्म हो गईं, तब जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां से भाग निकला। लेकिन इस बीच लगभग 400 स्त्री, पुरुष और बच्चे जालियांवाला बाग में जिंदा से मृत हो चुके थे। 1200 लोग घायल हो चुके थे। बाग में एक छोटा सा कुआं था जिसमें लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाना चाही थी, लेकिन जान नहीं बचा पाए। इस जानबूझकर किए गए नरसंहार से पूरे पंजाब में ही नहीं, पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी और इसके बाद पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और पंजाब में लगभग एक आतंक का राज कायम कर दिया गया। मगर जनरल डायर को जिस सैनिक भय को, जिस आतंकी भय को पैदा करने के लिए भेजा गया था, वह आतंक लोगों में पैदा नहीं हो पाया, बल्कि जनरल डायर की इस कायराना हरकत के खिलाफ लोगों में गुस्सा भड़क उठा और इसके बाद असहयोग आंदोलन आरंभ हो गया। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि 1918 के प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब तुर्की साम्राज्य के खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया, तब उसका असर भारत में भी हुआ कैसे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद टर्की के साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया था, ये आप देख रहे हैं, टर्की यहाँ पर ये स्थित है। टर्की के जो राजा थे उसको गद्दी से उतारकर उसका अपमान किया गया था। टर्की के जो खलीफा थे उनको सारे विश्व के मुस्लिम
अपना धर्मगुरु मानते थे। अपने धर्मगुरु का इस तरह से अपमान देखकर उन्होंने सारे विश्व में ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया और जो आंदोलन शुरू हुआ उसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिला और यहाँ पर भी खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया। इसके समर्थन में भारत के अली भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन आरंभ किया। ये आप देख रहे हैं तस्वीर, ये है मोहम्मद अली और ये है शौकत अली। इस खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए और आंदोलन को पूरे देश में फैलाने में उन्होंने सहायता दी। किंतु टर्की में जैसे ही यह आंदोलन समाप्त हुआ, भारत में भी यह आंदोलन फीका पड़ गया। कांग्रेस ने 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट का विरोध, ब्रिटिश सरकार की वादाखिलाफी और स्वराज्य प्राप्ति इस आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे। इस आंदोलन को कई चरणों में चलाया जाना था। चलिए हम समझते हैं असहयोग आंदोलन को। आरंभिक चरण में कांग्रेस द्वारा सरकारों से प्राप्त उपाधियों को वापस लौटाना था। इसके बाद विधानमंडलों, अदालतों और शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार करने तथा करों की अदायगी न करने का अभियान भी चलाया जाना था। यह तय किया गया कि असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए लगभग 1.5 लाख स्वयंसेवकों का एक दस्ता तैयार किया जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि असहयोग आंदोलन के जो विभिन्न चरण तय किए गए, उसमें प्रारंभिक चरण था सरकार द्वारा दी गई विभिन्न उपाधियों का परित्याग करना। इसके बाद दूसरे चरण में जाकर के लोगों द्वारा बहिष्कार का निर्णय लिया गया। ब्रिटेन से आने वाली वस्तुओं का बहिष्कार, ब्रिटिश सरकार के कार्यकलापों का बहिष्कार किया जाना तय किया गया और अंत में कर नहीं चुकाने का निर्णय इस आंदोलन के अगले चरण में शामिल था। असहयोग आंदोलन को अपार सफलता मिली। जो विधान परिषदों के चुनाव होना थे उसमें अनेकों मतदाताओं ने भाग ही नहीं लिया। शिक्षा संस्थाएं खाली हो गईं, राष्ट्रीय शिक्षा के नए नए विकल्प खोले जाने लगे, जामिया मिलिया और काशी विद्यापीठ जैसे नए संस्थानों की नींव रखी जाने लगी। अनेक भारतीयों ने विदेशी कपड़ों का परित्याग कर दिया, भारतीयता को अपनाने लगे, स्वदेशी को धारण कर लिया। पूरे देश में विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। मालाबार में मोपला विद्रोह हो गया। हिंदू हो या मुसलमान, सभी ने एकजुट होकर पूरे भाईचारे के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। सिखों ने भी गुरुद्वारों में जो ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे या उनके महंत थे, उनको गुरुद्वारों से बाहर कर दिया। हजारों लोगों ने स्वयं सेवकों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया। इसी बीच आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए और उनका स्वागत हड़तालों और प्रदर्शनों के द्वारा किया गया। अनेक जगहों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। दमन जारी रहा और साल के खत्म होने तक गांधी जी को छोड़कर लगभग सभी नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया। असहयोग आंदोलन और ब्रिटिश सरकार का दमन दोनों जब चरम सीमा पर थे, उसी समय दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। इसके अध्यक्ष थे हकीम अजमल खान। कांग्रेस ने आंदोलन को तब तक जारी रखने का फैसला किया जब तक पंजाब और तुर्की के साथ हुए अन्याय का प्रतिकार नहीं हो जाता और स्वराज प्राप्त नहीं होता। फरवरी के आरंभ में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के अगले चरण की तरफ प्रवेश किया और उन्होंने गुजरात के बारदोली से जिले में कर न चुकाने का अभियान चलाने का फैसला ले लिया। मगर तभी उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को जनता भड़क उठी और उसने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। जब यह समाचार गांधी जी को पहुंचा तो उन्होंने इसे दैविक चेतावनी समझकर ग्रहण किया और पूरे असहयोग आंदोलन को रोकने का फैसला ले लिया। 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और उसमें रचनात्मक कार्यक्रम अर्थात चरखे को लोकप्रिय बनाना तथा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना और छुआछूत का मुकाबला करने पर पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करने का फैसला लिया गया। इस समय जो नेता जेल में बंद थे
उन्हें आंदोलन रोके जाने की खबर सुनकर अप्रसन्नता हुई। स्वयं गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 साल जेल की सज़ा सुना दी गई, मगर उन्हें 2 वर्षों के अंदर ही रिहा कर दिया गया। तब उन्होंने चरखे को लोकप्रिय बनाने, छुआछूत का मुकाबला करने और राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन देने के कार्यक्रमों पर ध्यान दिया। इससे आंदोलन की उपलब्धियों को स्थायी बनाने में सहायता मिली। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में कांग्रेस के एक भाग में कांग्रेस विरोधी स्वराज पार्टी बना ली और उन्होंने फैसला किया कि विधानमंडलों के चुनाव में भाग लेंगे, जिसका कि अभी तक वे बहिष्कार करते आए थे। उनका उद्देश्य था इन संस्थाओं के अंदर रहकर कार्य में बाधा डालना, जब तक कि जनता की मांगें मान नहीं ली जाती। असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के कार्यक्रमों में बहिष्कार का उल्लेख था, लेकिन कांग्रेस में सम्मिलित कुछ लोगों का यह मानना था कि हमको विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेना चाहिए और जीतने के बाद जब हम विधान परिषदों में जाएंगे तो उसकी कार्य में बाधा डालें, और यह चीज़ सफल भी हुई। कांग्रेस के अंदर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर एक नई पार्टी स्वराज पार्टी का गठन किया और उन्होंने विधान परिषदों के चुनाव में जाने का निर्णय ले लिया। जब वे विधान परिषदों में गए और वहां पर जाकर विधान परिषदों के कार्यों में बाधा भी डालने लगे। चलिए हम समझते हैं आगे। साइमन कमीशन 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार अगले 10 वर्षों में संवैधानिक परिवर्तनों के प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाना था। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने उपयुक्त अधिनियम की सफलता पर विचार करने तथा आवश्यक परिवर्तनों के सुझाव देने के लिए एक कमीशन गठित किया सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, जिसे नाम दिया गया साइमन कमीशन। इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। इस आयोग से जिन बातों पर विचार करने को कहा गया उनसे भारतीय जनता को स्वराज पाने की जरा भी उम्मीद नहीं थी और फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। एक देशव्यापी हड़ताल के रूप में उसका स्वागत किया गया। केंद्रीय विधानसभा के अधिकतर सदस्यों ने भी कमीशन का बहिष्कार किया। कमीशन के विरोध में पूरे देश में कमेटियां बनाई गईं ताकि जहां भी वह जाए उसके खिलाफ प्रदर्शन और हड़तालों का आयोजन किया जा सके। हड़तालियों का एक ही नारा था, साइमन वापस जाओ। अनेक जगहों पर पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को पीटा। पंजाब में विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। अंग्रेजों के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए और उनका देहांत हो गया। अंत में कमीशन वापस चला गया। इस तरह आप लोगों ने देखा कि गांधी जी के भारत आगमन के बाद जब गांधी जी ने नेतृत्व की बागडोर अपने हाथों में ली, राष्ट्रवादी आंदोलन तीव्रता से आगे बढ़ने लगा। लगातार नए नए कार्यक्रम आंदोलन के लिए दिए जाने लगे। असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन से जोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया। असहयोग आंदोलन अपनी गति से जारी था, लेकिन चौरी चौरा नाम की जगह पर जनता ने हिंसा का सहारा लिया। जैसा कि आपने आरंभ में देखा, महात्मा गांधी साधनों की शुद्धता पर बहुत जोर देते थे। उनके द्वारा इस तरह की हिंसा किया जाना पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे एक दैवीय इशारा समझा। उन्हें लगा कि यह एक दैवीय संकेत है मेरे लिए कि इस आंदोलन को रोक दिया जाए, और उन्होंने इस आंदोलन को रोक दिया। अनेक लोगों ने यह कहा कि असहयोग आंदोलन का इस तरह रुक जाना ऐसा लगा जैसे चलती हुई बस का अचानक ठहर जाना। लोगों ने इसके खिलाफ में बातें भी की। काफ़ी नेता गांधी जी से नाराज होकर एक अलग कार्यप्रणाली के साथ में आंदोलन करने लगे। इसके बाद 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, उस अधिनियम में कुछ परिवर्तन किए जाने थे। हर 10 साल में इन अधिनियमों में परिवर्तन होते थे। इस पुराने अधिनियम की सफलता और उसमें कुछ नई बातों का समावेश करने के उद्देश्य से सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन भारत आया फरवरी 1928 को, जिसे नाम दिया गया साइमन कमीशन। लोगों ने इस कमीशन का विरोध करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं था। भारतीयों का यह कहना था कि इस कमीशन में हम भारतीयों को भी शामिल किया जाए, लेकिन अंग्रेजों का कहना था कि आप भारतीयों में एक भी इतना योग्य नहीं है कि वह संविधान निर्माण जैसे कार्यक्रमों में शामिल किया जा सके। और इसी के विरोध में नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रकाशित की गई, जिसे भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण का पहला कदम माना गया था। साइमन जब भारत आया तो जगह जगह पर जत्थे बनाकर उसका विरोध किया गया। पंजाब में जब साइमन पहुंचे
तो साइमन गो बैक के नारों के साथ लाला लाजपत राय ने उनका स्वागत किया। पुलिस ने बर्बरता का सहारा लिया और दमनकारी नीति के तहत लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज कर दी। लाला लाजपत राय घायल हुए और अंततः उन्होंने भारत माता की बलि वेदी पर अपने प्राण त्याग दिए। लाला लाजपत राय के द्वारा मरने के पहले कहा गया कि मेरे शरीर में जो एक एक लाठी पड़ी है वह लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में ठोकी गई कील के समान है। और यह बात सत्य भी साबित हुई। लाला लाजपत राय की मृत्यु के साथ ही भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन का आगाज होता है। ये हम अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। चलिए आप लोग ये प्रश्नावली आप लोग हल कीजिए जो आपके अभ्यास के लिए बहुत आवश्यक है। और आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। जय हिंद।